तो स्टार्ट करेंगे। आज हम रीडिंग सी पे फोकस करेंगे कि रीडिंग सी एग्जाम है और उसके जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से होते हैं। ठीक है, फॉर्मेट क्या होता है एग्जाम क्वेश्चंस का, और वो क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप से होते हैं। ठीक है, हमें कौन कौन सी चीज़ों को हमें देखना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है, और उनको अटैम्प्ट करने के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स होती हैं जिसका अगर हमें पता हो तो हम अच्छी तरह अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चंस को। और प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन की जिसको मैं अटैम्प्ट करूंगा आज। और फिर जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा तो उसके अंदर आप लोगों के लिए एक्टिविटी मैंने रखी होगी, और फिर लास्ट में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे कि हर चीज़ को आप शॉर्टकट्स नहीं होते लेकिन कुछ टिप्स होती हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने ये नहीं समझना कि कोई शॉर्टकट है, ये टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं आपके लिए ताकि आप किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए जल्दी अंडरस्टैंड करने जल्दी अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, सो रीडिंग बी और सी का आपको पता है कि जैसे 45 मिनट्स का है। तो जो लोगों ने प्रैक्टिस की है पिछले 4 दिनों में रीडिंग बी की, तो उन्होंने इस चीज़ पे देखा होगा कि उनका टाइम कितना ले रहा है, एक क्वेश्चन पे कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, इनिशियली जब आप स्टार्ट करते हैं अगर आप 3 से 4 मिनट भी एक क्वेश्चन पे ले रहे हैं तो इट्स गुड, क्योंकि आप टेक्निक को समझ रहे हैं, आप स्किल को समझ रहे हैं कि क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किस तरह करना है। ठीक है, तो इनिशियली टाइम ज़्यादा लगता है, जैसे जैसे आप उसमें डेली प्रैक्टिस करते हैं आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आपका टाइम ड्यूरेशन फिर वो कम होना शुरू होता है। इट्स ओके, ठीक है। लेकिन आपका जो समझ लें कि आफ्टर 10 to 20 डेज आपका जो रीडिंग बी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का टाइम है वो एक क्वेश्चन एटलीस्ट आपका 1.5 मिनट के अंदर होना चाहिए। ठीक है, हाँ 1.5 मिनट के अंदर होता है, क्योंकि रीडिंग बी आसान है एज कम्पेरेटिवली रीडिंग सी। रीडिंग बी आसान है, रीडिंग बी के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन जो बहुत ट्रिकी और टफ होते हैं, तो बाकी जो 5 से 4 क्वेश्चन होते हैं वो कंपैरेटिवली इजी होते हैं। वो भी अगर आपको टेक्निक आती है, ऐसा नहीं कि वो बहुत आसान बने होंगे, होंगे वो भी थोड़े डिफिकल्ट, लेकिन वो जो आपको चीज़ें सिखाई गई हैं आपको इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर और आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं के दौरान, अगर आप उनको रिवाइज अच्छी तरह कर लें तो आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप क्वेश्चन टाइप को समझ लें कि प्रोटोकॉल क्वेश्चन कैसे होते हैं, पॉलिसी क्वेश्चन कैसे होते हैं, मेमो ईमेल सारी इन चीज़ों को रिवाइज करके आप अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है कि इसमें रीडिंग सी के अंदर आपने 35 मिनट रखने हैं अपने। ठीक है, और 2 एक्सट्रैक्ट होते हैं जो रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, किसी मेडिसिन पे रिसर्च हुई होगी, किसी डिजीज पे रिसर्च हुई होगी, ठीक है, किसी भी चीज़ पे रिसर्च होगी और उसके ऊपर मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपने व्यूज़ दिए होंगे, अपना इजहार ख्याल बताया होगा, अपनी सजेशन दी होगी। तो इस तरह की वो थ्योरी पे क्वेश्चन होती है। ठीक है, अब जो चीज़ सीखने वाली है ना, देखें कुछ लोग समझते हैं कि जी हमने रीडिंग सी के बारे में सीखा कि क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, और नेक्स्ट डे 2 to 3 डेज में अगर वो करते हैं तो उनके क्वेश्चन ठीक होना शुरू होंगे। तो ऐसा नहीं है। असल टेक्निक क्या है, रीडिंग बी की असल टेक्निक क्या है कि मैंने आपको बताया था कि 150 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ें और आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें कि वो पैराग्राफ है क्या। आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि आप 150 वर्ड का पैराग्राफ पढ़ें और उसको अंडरस्टैंड कर सकें एट अ टाइम। तो रीडिंग सीखने का अच्छा होगा कि जो आर्टिकल्स या जो रिसर्च बेस्ड थ्योरीज पढ़ रहे होंगे, जो ठीक है डिफरेंट किस्म के पढ़ रहे होंगे, और वो पैराग्राफ 700 से 800 वर्ड्स का होगा, कि उनको लॉन्ग पैराग्राफ को भी अंडरस्टैंड करना या उसको एब्जॉर्ब करना, अगर उनको लगातार आधा घंटा बैठ के पढ़ना पड़े, मतलब आप 700 से 800 वर्ड को आधे घंटे में बैठ के पढ़ते हो या 10 मिनट में 15 मिनट बैठ के पढ़ते हो, तो आप उसको अंडरस्टैंड कर सको, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि आपने पढ़ा क्या है। इतनी आपकी वो जो है ना ये स्किल डेवलप होनी चाहिए। इसके लिए बेहतर ये है कि जो आपको आधा घंटा रीडिंग का दिया गया हुआ है, अगर आप उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं तो थोड़ा सा बढ़ा लें। जहाँ पे आप एक दिन वो NHS और ABC हेल्थ वेलबींग के आर्टिकल पढ़ते हैं, आप कोई और रिसर्च निकाल लें। ठीक है, आप जो लोगों ने पोस्टर किया उनको पता अगर रिसर्च क्या होती है, तो जो रिसर्च के आर्टिकल्स होते हैं वो आप निकालें और आर्टिकल को पढ़ें और अंडरस्टैंड करें कि पूरे आर्टिकल में हुआ क्या है, कौन सी चीज़ उनकी हाइपोथेसिस था और उस हाइपोथेसिस पे क्या काम हुआ, किस चीज़ों ने जस्टिफाई किया, कौन से टेस्ट हुए, इस टेस्टों से रिजल्ट क्या निकला। ठीक है, तो इस तरह आप अब रिप्लेस करना है आपने कि आपने अगर एक दिन आप NHS हेल्थ को पढ़ रहे हो आधा घंटा, तो अगले दिन आधा घंटा आप आर्टिकल पढ़ो और आर्टिकल कोशिश करो कि एक दिन जो शुरू किया है उसी दिन में खत्म करो। ठीक है,
फिर इसमें टोटल 16 क्वेश्चन होते हैं, और हर क्वेश्चन का सेम मार्क्स होता है, 16 ही मार्क्स होते हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। जो रीडिंग सी में टफेस्ट थिंग है वो ये है, जो मुश्किल पार्ट आ जाता है रीडिंग सी के अंदर, वो ये आता है कि जिसके अंदर 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से आपने सिलेक्ट करना था, और चारों ऑप्शन इतने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट के साथ दिए होते हैं, इतने कम्प्लेक्स स्टेटमेंट के साथ दिए होते हैं कि आपको लग रहा था शायद ये ठीक है या ये ठीक है। तो वहां पे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो क्वेश्चन को समझना है आपका, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझना है, ये चीजें हेल्प करती हैं आप ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे करें। टारगेट आपका क्या होना चाहिए कि बिफोर यू अपीयर इन रियल एग्जाम, आपको जो प्रैक्टिस टेस्ट मिलता है, जो आप ओई की प्रैक्टिस टेस्ट करते हैं, उसके अंदर आपके 12 से 14 मार्क्स आने चाहिए। जब आपके मिनिमम 12 और मैक्सिमम 14 मार्क्स आ रहे हो रीडिंग सी के अंदर खाली, तो देन यू आर गुड टू गो फॉर रियल एग्जाम, ठीक है। और 30 करेक्ट आंसर अगर आपके ठीक हो तो बी ग्रेड बनता है, ठीक है। एक एस्टिमेटेड टारगेट जो है, अगर आपके 30 ठीक हो तो आपको बी ग्रेड मिलता है। और अगर उसमें से एक भी गलत कर दें आप, जहां आपने रीडिंग ए बी सी में से 30 ठीक करने थे, आपने 29 ठीक किए हैं, तो आप सी प्लस में आ जाएंगे। ये मैं आपको वैल्यू बताना चाह रहा हूँ कि एक मार्क्स की भी कितनी वैल्यू होती है। अगर आप 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं रीडिंग सी के, तो हर क्वेश्चन को कंसंट्रेट के साथ करना है, पूरे पैशन के साथ करना है। आपने अपनी होप नहीं छोड़नी कि मैं यहाँ पे है हो जाना, क्या कहते हैं कि थोड़ा सा स्लो हो जाऊँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, हाँ मैं 10 क्वेश्चन कर लेता तो अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 6 को वैसे ही कर लेता। इस तरह की सोच के साथ आपने क्वेश्चन नहीं करने, आपने अपने माइंड को, अपने आप को इस तरह ट्रेन करना है कि हर क्वेश्चन को जब आप अटेम्प्ट करते हैं रियल प्रैक्टिस में भी और रियल एग्जाम में भी, तो आपने 100% उसको देना है। एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि जब मैंने रीडिंग का पेपर दिया था, तो मेरे एक ए के अंदर 2 से 3 गलत हो गए। अब मुझे बड़ा, मैं होपलेस हो गया कि शायद अब मैं पास ना कर पाऊँ, लेकिन मैंने प्रेयर की, और उसके बाद मैंने जब रीडिंग सी को स्टार्ट किया तो मैंने फुली कंसिडर्ड, मैंने कहा इसी में से मैं अपना 110% निकाल लिया, तो आई गॉट क्लियर माई एग्जाम। तो आप लोगों के लिए भी यही एडवाइस है कि आप लोग भी अपना जब रीडिंग ए पार्ट करते हो, फुल कंसंट्रेशन कितनी देते हो, गुड बी करते हो, बी के बाद जब सी पे आ जाते हो, आप अपनी कंसंट्रेशन, अपनी एनर्जी थोड़ी सी लूज कर देते हो, ठीक है। तो कोशिश करें कि आपने, इसके आगे तक मैं स्ट्रेटजीज को दिखाऊंगा कि आपने अपनी एनर्जी, अपनी कंसंट्रेशन किस तरह फोकस करना है। एक क्वेश्चन को भी बहुत वैल्यू देनी है एट द लास्ट, ये आपका मेन पॉइंट है बताने का। ये चीजें आपको बता दी हैं, ठीक है जी। इस तरह के आपके पास तकरीबन 6 से 7 पैराग्राफ हो सकते हैं रियल एग्जाम में, ठीक है। और आपने इन पैराग्राफ में से आंसर्स ढूंढने हैं, और क्वेश्चन आपको इस तरह सेपरेट दिए होंगे, ठीक है। 8 क्वेश्चन होंगे एक टेक्स्ट के अंदर, और इस तरह के 2 क्वेश्चन होंगे जो लेक्सिकल क्वेश्चन होते हैं, ये आगे जाके आपको बताता हूँ मैं क्या कहते हैं। तो इस तरह 8 क्वेश्चन इस तरह होंगे एक शीट के ऊपर आपके पास, और इस तरह आपके पास 8, जो 6 से 7 होंगे, 6 से 7 पैराग्राफ होंगे जिनमें से क्वेश्चन बने होंगे, ठीक है। सो इस तरह ये एक छोटी सी एक एग्जांपल है आपके लिए, अगर आपको नजर आ रहा हो थोड़ा सा, कि आपने देखिए, यहाँ पे जो टेक्निक मैं आपको बताऊंगा, मैं वो बताऊंगा जो एक मॉडरेट लर्नर के लिए इजी है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं जी कि वो फलान जगह से देखें, या मैंने ऐसे किया था तो मुझे बहुत इजी लगा। क्या इजी लगा कि मैंने सबसे पहले मैंने पैराग्राफ को पढ़ा, मैंने पैराग्राफ को अंडरस्टैंड किया अच्छी तरह, उसके बाद मैंने क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शन को पढ़ा, और जवाब सेलेक्ट करे। कुछ कहते थे कि हमने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, ऑप्शंस को पढ़ा, और फिर पैराग्राफ को पढ़ा, तो फिर हमें इजी लगा, ठीक है। सी के अंदर, बी के अंदर तो बेस्ट ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें, ऑप्शंस को पढ़ें, और उसके बाद एक्सट्रैक्ट को पढ़ते हुए जवाब सेलेक्ट करें। अब आ जाते हैं हम सी की तरफ। सी की तरफ easy क्या होगा, देखिए जो सी के अंदर 4 ऑप्शन है ना, वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़े कम्प्लेक्स होते हैं। अगर आप स्टार्ट में ही क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस को समझेंगे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि मैं ऑप्शन को याद रखूं कि पैराग्राफ को समझूं और जवाब कौन सा सकता है। तो उसका बेस्ट वे जो है, जो मॉडरेट लर्नर है उनके लिए बेस्ट वे ये है कि वो आप सबसे पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के कीवर्ड्स को पढ़े। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था केस ऑफ लूसी स्मिथ हाईलाइट्स द फैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे जो हाईलाइट और फैक्ट है, जो फूड एलर्जी के बारे में, ये हमारे कीवर्ड है कि हमें पता होना चाहिए कि जो लूसी स्मिथ का केस है, वो उसके अंदर कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं जो हाईलाइट हुए हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन समझने की। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझें। क्वेश्चन को जब आप समझ लेते हैं कि इसने क्वेश्चन में एग्जैक्ट पूछा क्या है, मैंने इन्फॉर्मेशन कैसी ढूंढनी है, मेरा जिस्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मेरा एटीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन है कि इन्फ्लुएंस वाला क्वेश्चन है,
तो ये चीजें को जब आप समझ लेते हैं तो उसके बाद फिर आप पैराग्राफ को पढ़ें, ठीक है। ऑप्शंस को ना पढ़ें, आप पैराग्राफ को पढ़ें, आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझें। जैसे आपको बी में बताया था, सेम आपने रीडिंग सी में भी वही करना है कि आपने पैराग्राफ को समझना है। पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस क्या था, पैराग्राफ में अगली फर्स्ट हाफ में क्या बताया गया, मिड हाफ में क्या बताया गया, लास्ट हाफ में क्या बताया गया। इस तरह आपने पैराग्राफ को पढ़ने की हैबिट बनानी कि आप पैराग्राफ को पढ़ते सारी अंडरस्टैंड कर लें। और इसके लिए आपके पास 1 मिनट है। आपके पास कितने मिनट है, आप 1 मिनट के अंदर पैराग्राफ को समझने की हैबिट आ जाए, क्योंकि ये जो पैराग्राफ होते हैं ये तकरीबन ये भी 100 150 वर्ड का पैराग्राफ होता है। थोड़ा सा कभी कभी कोई ज्यादा ज्यादा होता है, अदरवाइज 100 150 पैराग्राफ को बढ़ी है। तो आपने अपनी जो हैबिट बनानी है, रीडिंग सी के अंदर आप 1.5 भी टाइम ले सकते हैं, लेकिन 1 मिनट वाला रखें ध्यान में कि आपने पैराग्राफ को 1 मिनट के अंदर पैराग्राफ स्ट्रक्चर को समझना है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप ऑप्शंस में आए, ठीक है। आपने ऑप्शंस को एलिमिनेशन टेक्निक यूज करते हुए आपने ऑप्शन से कीवर्ड को हाईलाइट करना है, ठीक है। ऑप्शंस को फिर कोरिलेट करना है कि जो क्वेश्चन के मुताबिक चीज पूछी गई है उसके कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे लिखे होंगे। देखिए, आप बी को जब अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपकी सिनेरियोस लैंग्वेज डेवलप हो रही है, ठीक है। मैंने आपको आइडिया बताया हुआ है कि आप अपनी वोकैबुलरी बनाए। तो जब आप ये रीडिंग सी करेंगे तो आपका माइंड सेटअप तो बना होगा थोड़ा सा कि सिनेरियोस लैंग्वेज कैसे होती है। इसलिए जब आप फॉर एग्जाम्पल इसमें पढ़ रहे हैं, मे बी डिफिकल्ट टू डायग्नोज इन सर्टेन पीपल, तो मे बी जो डिफिकल्ट है वो मे बी डिफिकल्ट नहीं लिखा होगा, इट्स हार्ड, इट्स वेरी अलार्मिंग, इस तरह के जो वर्ड है वो यूज होंगे। तो आपका माइंड पहले से तैयार होना चाहिए कि अगर मैं मे बी डिफिकल्ट की कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ तो वो कोई और हो सकता है, ठीक है। तो वो आपकी स्किल कैसे डेवलप होगी उसका मैंने बेस्ट तरीका आपको बताया है। कि आप जब भी पेपर अटेम्प्ट करते हैं अपने रजिस्टर पे वोकैबुलरी बनाएं, नीट बनाएं, ठीक है। उसका फायदा क्या होगा कि जब भी आप सेकंड टाइम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एक दफा आपने रिवाइज कर लिया, आपने वो सिलेबस लैंग्वेज जो सारी पेपर लिखी हुई है उसको रिवाइज कर लिया अपने हैंडबुक के ऊपर, ताकि आपका माइंड जो वार्म अप हो जाए और आप जब नेक्स्ट पेपर कर रहे हो तो आपको पता हो कि सिलेबस लैंग्वेज कैसे होती है। अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको जैसे बता रहा था कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपने डिटेल या इंप्रेशन ढूंढना था। इंप्रेशन क्या होता है, इंप्रेशन कहते हैं ना कि नॉर्मली आप कहते हैं कि यार उसने मेरे ऊपर ये इंप्रेशन छोड़ दिया, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि वो अपना इफेक्ट छोड़ दे, अब तुम उसके अंदर से उसका इफेक्ट ढूंढना आता है। तो कोई भी चीज हुई है तो उसका इफेक्ट क्या नजर आ रहा है, उसका इंप्रेशन क्या नजर आ रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक डिटेल ढूंढनी होती है या उसका इफेक्ट जो इसका इंप्रेशन पड़ा था उस चीज को हमने ढूंढना था, ठीक है। और सेकंड आपके पास क्वेश्चन आ जाते हैं जो एटीट्यूड और ओपिनियन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर फोकस आपसे ज्यादा करते हैं राइटर। एक चीज इसमें याद रखिएगा, मोस्टली जो राइटर है जो लिख रहा होता है आपने उसके व्यूज और ओपिनियन को देखना था। अगर किसी स्पेसिफिक साइंटिस्ट के देखना होगा तो वो क्वेश्चन के अंदर लिखा होगा कि ये जो साइंटिस्ट है इसने इसके बारे में क्या राय रखता है, या इसकी किस चीज को हाईलाइट कर रहा है, किस चीज को सपोर्ट कर रहा है। इस तरह की जिस तरह भी क्वेश्चन के अंदर कीवर्ड्स होंगे ना, तो ज्यादातर जो राइटर है जो लिख रहा है जिसने ये सारा रिसर्च लिया है, हमने उसके व्यूज और उसके जो ओपिनियन है उसको फोकस करना होता है कि उसके व्यूज क्या है उस चीज के बारे में, उस डिजीज के बारे में, टेस्ट के बारे में, और उसका ओपिनियन क्या है, ठीक है। तो एटीट्यूड और ओपिनियन को थोड़ा सा मैं आपको और डिफाइन कर दूं आसान से तरीके में कि देखिए ओपिनियन और एटीट्यूड में क्या फर्क होता है। कोई बताना चाहेगा आप में से टेक्स्ट में या वॉइस में, अगर किसी को याद है तो अपना शेयर करना चाहे नॉलेज, एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या फर्क होता है। जी सिस्टर बुशरा। हेलो हाँ जी, हाँ जी। एटीट्यूड और ओपिनियन में क्या फर्क होता है। सर। ओपिनियन सर, आई थिंक ओपिनियंस मतलब मशवरा देना, कोई सजेशन देना। हम्म। और एटीट्यूड एटीट्यूड मतलब रवैया। किसी चीज के बारे में भैया, ठीक है, वेरी गुड। बहुत अच्छी अटेम्प्ट, आपने काफी क्लोज ही रही है, ऑलमोस्ट आप बिल्कुल एक्यूरेट बोलेंगे। तो उसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं ना किसी चीज के बारे में, आप अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आप कोई जजमेंट दे रहे हो, अपनी राय दे रहे हो कि आप कह रहे हो कि यार मेरे लिहाज से ऐसे किया जाए। तो आप अपनी जजमेंट जो आपके आप किसी चीज पर डिसीजन ले रहे हो आप तभी ओपिनियन देते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर बंदा है वो किसी ट्रीटमेंट करवाना चाहता है डॉक्टर से, तो वो पूछता है कि जी मैं किससे ट्रीटमेंट करवाऊँ, तो आप अपनी जजमेंट के लेते हो कि यार फलां डॉक्टर के पास जाओ, उसका एक्सपीरियंस बहुत सारे चीज में अच्छा है, ठीक है। अबाउट समथिंग नॉट नेसेसरी बेस्ड ऑन द फैक्ट और नॉलेज, लाजमी नहीं कि वो किसी अपने नॉलेज
या अपने जो फैक्ट होते हैं उसकी बेस पे दे रहा हो, वो वैसे ही अपने जो है ना अपनी जजमेंट दे रहा होगा कि ऐसा करना ठीक है। उसमें ज्यादा स्ट्रेस दे रहा होगा कि ये करना ठीक है, या ये करो या ये करो, ठीक है। और एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है कि अ सेटल्ड वे ऑफ थिंकिंग और फीलिंग अबाउट समथिंग। ओपिनियन में वो जजमेंट दे रहा है कि ऐसे नहीं तो ऐसे। फीलिंग में वो कहता है, थिंकिंग कहता है कि मुझे लगता है ऐसा करने से भी हो सकता है, या ऐसा किया जाए तो इसका ये होता है, ठीक है। तो एटीट्यूड के अंदर वो अपनी फीलिंग बता रहा होगा, अपनी जो है ना अपने जो फीलिंग है ना अपने साथ साथ बता रहा है कि मेरे लिए आज ये ठीक है, ठीक है। और ओपिनियन के अंदर क्या है कि वो जजमेंट दे रहा है कि ये ही ठीक है, उसका जो उसको लगता है कि उसमें जो उसकी स्टडी है या रिसर्च है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ ठीक है। तो ये बहुत क्लोज एक चीज़ होती है जिसको आपने समझना है कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर एटीट्यूड ढूंढ रही हूँ तो मैंने कौन सी लैंग्वेज यूजनी है, अगर मैं ओपिनियन ढूंढ रही हूँ तो मैंने कौन सी लैंग्वेज ढूंढनी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन होता है जिसके अंदर आपने कंक्लूजन ड्रॉ, ठीक है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन होते हैं। और इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चन के एक टिप इसकी छोटी सी यही है कि वो या तो स्टार्ट ऑफ दी 2 to 3 लाइन्स के अंदर होंगे, या लास्ट में 2 to 3 लाइन्स के अंदर होंगे, ठीक है। और कंक्लूजन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं इसमें एक चीज आपने याद रखनी, पैराग्राफ आपने पूरा पढ़ना है। वो क्यों पढ़ना है? क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर कीवर्ड्स होते हैं ना, मेरी बात सुनिए, वो आपको हेल्प आउट कर देते हैं एलिमिनेशन करने में। जब आपने पूरा पैराग्राफ को पढ़ा होता है, जब आपने स्पेसिफिक पॉइंट्स को सिर्फ पढ़ा होता है ना, तो वो फिर आपको प्रॉब्लम करते हैं। आप बाद बाद दो ऑप्शन जो एक जैसे लग रहते हैं, आप उसी कीवर्ड्स को एलिमिनेट नहीं कर पाते सही तरह, और गलत ऑप्शन से सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। पांचवा और छठा क्वेश्चन कौन से होते हैं? वो होते हैं लेक्सिकल बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेक्सिकल बेस्ड क्वेश्चन जैसे मैं आपको बता रहा था कि दो क्वेश्चन वो होते हैं। वोकैबुलरी क्वेश्चन वो होता है कि एक फ्रेज दी होगी या एक वर्ड दिया होगा, और उन्हें कहना होगा कि जी इसका मतलब पैराग्राफ के अंदर क्या है, और नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। वो 4 ऑप्शन में से कोई एक उसका मतलब होगा जो पैराग्राफ के अंदर दिया होगा। हमने पैराग्राफ के अंदर रियल में उसका मतलब चाहे कुछ और भी हो सकता है, लेकिन पैराग्राफ में जिस सेंस में वो दिया गया हमने उसका वो मतलब ढूंढा, ठीक है। और रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन वो होती है जैसे कि कह लें कि मैं कहता हूँ कि किसी का नाम लेके जी के, या कादिर इज वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट स्टूडेंट एंड ही अब जहाँ पे ही को हाईलाइट किया होगा और उन्होंने बोला कि ही किस चीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये तो बड़ा आसान सा मैंने बता दिया ना। तो आपने उधर वो कोई भी उन्होंने जो नाउन होते हैं जैसे ही शी इट दे देम, ठीक है, इस तरह का वर्ड उन्होंने लिखा होगा और कह रहे होंगे कि ये पैराग्राफ में पीछे किस चीज को रेफर कर रहा है, आपने इसका रेफरेंस ढूंढना होगा कि ये किस चीज को रेफर कर रहा है, ठीक है। ये थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन वो जो आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है ना कि किस तरह पैराग्राफ को फ्लो को समझना है, अगर आपकी हैबिट वही हो ना तो ये दो क्वेश्चन बड़े आपके लिए आसान हो जाते हैं, वोकैबुलरी वाला और रेफरेंस वाला। कि आप पैराग्राफ को पढ़ के समझ लेते हो कि पैराग्राफ का मतलब क्या है, शुरू में क्या है, दरम्यान में क्या है। तो जहाँ पे रेफरेंस दिया होता है या जहाँ पे वोकैबुलरी की फिर आपको समझना आसान हो जाता है। ओके। सो स्किल्स यही है कि जी आपने टेक्स्ट का जिस्ट लेना है, और जिस्ट आपको हेल्प करेगा ओपिनियन देखने के अंदर। और ये जो आइडेंटिफाइंग ओपिनियन बाय हैचिंग वर्ड्स, कुछ हैचिंग वर्ड्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। वोकैबुलरी होती है कि जिससे आपको ना ओपिनियन और एटीट्यूड की समझ आना शुरू होती है। आपने इमोशन और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट को समझना होता है, ठीक है। इमोशंस किसी चीज़ के बारे में लोग क्या अपनी फीलिंग रखते थे। और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट होता है कि जहाँ पे दो लोग एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जहाँ पे दो लोग एग्री कर रहे हो तो वहाँ पे आंसर हो सकता है, ठीक है, अगर क्वेश्चन उस बेस्ड है। तो लुक फॉर द ओपिनियन द मेन क्लॉज। जो मेन क्लॉज है ना, ये मैंने आपको शुरू में सिखाई थी एक चीज, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। अब जब कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है उसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है ना मोस्टली उसके अंदर जवाब होता है। ये टेक्निक आपने तब यूज करनी है जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आपने पैराग्राफ को पढ़ लिया, आपने पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ऑप्शन देख रहे हैं और आपको जवाब नहीं मिल रहा। तो आपने क्या करना है कि जहाँ पे मॉडल वर्ब या मेन क्लॉज लिखी हुई है, आपने वो वाले सेंटेंस को बड़े क्लोजली पढ़ना है क्योंकि जवाब मोस्टली उसी के अंदर होता है। लेकिन सिखा मैं यही रहा हूँ आपको कि आपने अपनी हैबिट यही बनानी है, कोशिश करें कि ये जो चीज़ें हैं, जो शॉर्टकट्स हैं कि आपने मेन क्लॉज में से ढूंढना है, मॉडल वर्ब के बाद ढूंढना है। तो ये चीज़ें आप तब यूज़ करें जब आपको लगे कि टाइम शॉर्ट है और आपके क्वेश्चन ज़्यादा है, किसी भी वजह से आप टाइम को कवर नहीं कर पाएंगे। तो तब आपने ये चीज़ें यूज़ करनी है, अदरवाइज पूरा आपने जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर है उस पर फोकस करना है। जब आप पूरे पैराग्राफ स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे तो आपको जवाब इजीली मिल जाएगा। सिनोनिमस लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, पैराफ्रेसिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले बताई हुई है। एक्सप्रेशंस का मैंने आपको बता दिया कि जो चीज़ को अपने किसी चीज़ को एक्सप्रेस करते वक्त जो लैंग्वेज यूज करते हैं।
उसको आपने आइडेंटिफाई करना है। स्केल क्वेश्चन एक ऐसी चीज़ है कि इसके ऊपर हम बाद में बात कर सकते हैं, अगर कोई थ्योरी होगी स्केल में। मैं थोड़ा सा एक आगे टॉपिक समझाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर हम फर्दर भी बात करेंगे अगर आप फीलिंग रहेगी। कंट्रास्ट एक्सप्रेशन होते हैं कि जब किसी चीज़ को होएवर लिखा हो, देयरफॉर लिखा हो, किसी चीज़ का कंट्रास्ट हो रहा हो, तो वहाँ पे आपके ऑप्शन होते हैं। नेगेटिव एक्सप्रेशन जहाँ पे देखते हैं उनको ध्यान से पढ़ेंगे कि जो नेगेटिव एक्सप्रेशन होते हैं उसी के अंदर बात का जुबान छुपा होता है, जो उन्होंने नेगेटिव वर्ड्स में लिखा होता है। कम्प्लेक्स सेंटेंस का भी आपको बता दिया मैंने, कम्प्लेक्स सेंटेंस को समझना चाहिए। यहाँ पे ये छोटे छोटे से ना टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि आप इन चीज़ों को समझ के इन चीज़ों के साथ आप अपना ऑप्शन जल्दी ढूंढ सकते हैं। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कंट्रास्ट एक्सप्रेशन के बारे में, नेगेटिव एक्सप्रेशन के बारे में, कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में और स्केल के बारे में। ठीक है, ये हमने कल परसों डिस्कस कर ली थी कि टाइम आपका दुश्मन है, टाइम को आपने हराना है, गैसिंग नहीं करनी, प्रैक्टिस करनी है, स्मार्टर हार्डर नहीं करनी, और प्रिपेयर करना है। ये नहीं कि बस क्लास कर रहे हो किसी को दिखाने के लिए भी बस पढ़ रही तो वो आप अपना टाइम ज़ाया करेंगे। टेस्ट करते हैं अपने आप को। ठीक है, आपने अपने जो अब दुश्मन है टाइम, उसको कैसे हराना है, आपको स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, जैसे बी में आप पढ़ते हैं ना, आप देखते हैं यार ये सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत है, क्वेश्चन के अंदर वो प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, ऑप्शन में पास्ट टेंस लिखा हुआ है, तो जो पास्ट टेंस ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, ये स्ट्रेटेजिक एलिमिनेशन है। फिर स्किमिंग टेक्निक के अंदर क्या है कि आप जो है ना, जो आपको ए के अंदर सिखाया गया कि आप पैराग्राफ को जब पढ़ते हो तो स्पीड रीडिंग से पढ़ते हो, जैसे मैंने आपको पढ़ते हुए दिखाया हुआ था कि आप स्पीड रीडिंग से साथ पढ़ते हो, तो उसके साथ क्या होता है कि आपका टाइम बच जाता है। आप जितना उससे जल्दी पैराग्राफ कवर कर लेते हो, जहाँ पे आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ पे आप स्लो पढ़ लेते हो। फिर रिकॉग्नाइजिंग स्विच बैक वर्ड वही है जो रेफरेंस वर्ड होते हैं। ठीक है, वो आगे आपको जाके पता चल जाएगा। व्हेन ट्रूथ डज नॉट इक्वली करेक्टनेस, ठीक है, कि जब ट्रूथ डज नॉट इक्वली करेक्टनेस, ये है कि जो सेम टू सेम स्टेटमेंट लिखी होगी ना, नॉर्मली वो करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होगी तो सेम टू सेम पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, सेम टू सेम ही ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है, 19-20 का पेपर का, तो वो वाले ऑप्शन करेक्ट नहीं होते, या आप जस्टिफाई भी करके लिखेंगे ना तो वो ऑप्शन करेक्ट नहीं होते। मेकिंग लॉजिक फॉर यू, ठीक है, लॉजिकली आपको जो नर्सिंग स्किल्स है, आपकी नर्सिंग नॉलेज है, आपने उसको इस अपने यूज में लेके आना है कि अपने नॉलेज से, अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये लॉजिकली आंसर ठीक है कि गलत है। ट्रैप ऑफ फेमिलियरिटी, ट्रैप ऑफ फेमिलियरिटी वही है कि आप क्वेश्चन को समझते नहीं है, सेम चीज़ पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई है, सेम चीज़ ऑप्शन के अंदर लिखी हुई है, तो कहते हैं ये सिमिलर है तो आप उसको करेक्ट कर देते हैं। वो डिस्ट्रक्टर्स होते हैं। ठीक है, आपने फोकस रहना है अपने क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन में चीज़ पूछी गई है आपने उसको ढूंढ के तो अप्लाई करके अपना आंसर ढूंढना है। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इट्स बेटर के किसी स्टूडेंट से कोई स्टूडेंट करना चाहेगा, है ना, एक ही क्वेश्चन है जिसको हम समझना है अभी। वो है, चलिए मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, फिर ना मैं वन बाय वन आप अपने ऑप्शन ना टाइप कर दीजिएगा। सही है, चलिए। नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल गाइडलाइन सुजेस्ट, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जो हमारा मेन वर्ड है, एक तो हमारा हमें नाउन मिल गया नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च काउंसिल, मीन हमें समझ आ गई कि जहाँ पे नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च लिखा होगा वहाँ पे जो स्टेटमेंट्स होंगी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कीवर्ड है गाइडलाइन है, और वो गाइडलाइन कुछ सुजेस्ट कर रही है। अब सुजेस्ट के अंदर देखें, आपने देखना है कि सुजेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। सुजेस्ट के अंदर एडवाइस आ जाती है। ठीक है, जस्ट के अंदर आप किसी चीज को हेल्प आउट कर रहे हो तो ठीक है, तो इस तरह आपने सोचना है कि इस तरह की चीजें जहाँ लिखी होंगी वो मेरे लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि हम पैराग्राफ स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। कहता है कि बट व्हाट अबाउट द हार्ट हेल्थ बेनिफिट ऑफ अल्कोहल। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस हमारा क्या है कि वो जो दिल की सेहत है उसके अंदर अल्कोहल का क्या रोल है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क छोड़ा है, इसका क्या रोल है। वेल द एविडेंस इज इनकंक्लूसिव, इसके बारे में जो भी एविडेंस है वो कुछ खास खातरखा नहीं है, एंड पोटेंशियली फ्लॉड एट प्रेजेंट। ठीक है, और वो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, झूठे हैं। द कैंसर काउंसिल सेज एडिंग दैट द नेशनल हेल्थ हार्ट फाउंडेशन एडवाइजेस अगेंस्ट ड्रिंकिंग रेड वाइन। तो जो कैंसर काउंसिल है वो कहती है कि जो नेशनल हार्ट फाउंडेशन है, ऊपर हमने नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च पढ़ा, इधर नेशनल हार्ट फाउंडेशन, दोनों डिफरेंट चीज है, इसलिए इतनी रेलिवेंट चीज नहीं थी। एडवाइजेस अगेंस्ट ड्रिंकिंग रेड वाइन, वो कहते हैं कि एनी टाइप ऑफ अल्कोहल टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, द मैसेज टू कंज्यूमर इज दैट देयर इज नो एविडेंस टू सजेस्ट देयर इज अ सेफ लेवल हियर। तो वो जो जो नेशनल हार्ट फाउंडेशन वाले हैं वो ये कहते हैं कि हमारे पास कोई सेफ लेवल नहीं है
कि अगर कोई जो हार्ट वाला पेशेंट है उसके लिए उसको कितनी माइल लेनी चाहिए। होएवर अब ये आ गया हमारा कंट्रास्ट वर्ड, जैसे आपको मैंने बताया था कि जो कंट्रास्ट वर्ड के बाद मोस्टली इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। होएवर गिवन दैट द रिस्क इंक्रीजेस विद अमाउंट, कि जितना ज्यादा आप पिएंगे उतना ही ज्यादा आपका रिस्क बढ़ जाएगा। The cancer council suggests that anyone who wants to drink should stick to the National Health and Medical Research Council guideline। अब देखिए वो कह रहा है कि जो कैंसर काउंसिल है वो यही कहता है कि अगर किसी को कोई गाइडलाइन चाहिए बिना, तो वो जो नेशनल हेल्थ एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर है उनकी गाइडलाइन के साथ स्टिक करे, ठीक है। तो ये हमारा मेन कीवर्ड आ गया। अब आगे जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है, वो क्या है कि नो मोर देन टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स, नो मोर देन टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे फॉर हेल्दी मैन एंड वुमेन, हेल्दी वुमेन, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्रिंक, फिर उसके बाद वो बता रहा है कैंसर को कहती है कि जो दो से ज्यादा ड्रिंक्स हैं, नो मोर देन टू जो ड्रिंक्स है एक दिन के अंदर, वो आदमी और औरतों के लिए बेहतर, ठीक है। इससे ज्यादा बेहतर नहीं है, ठीक है। स्टैंडर्ड ड्रिंक इज, और फिर आगे वो स्टैंडर्ड ड्रिंक की वैल्यू बता रहा है कि स्टैंडर्ड ड्रिंक के अंदर कितना होता है, वो इक्विवेलेंट टू 100 ml ऑफ वाइन और 285 ml ऑफ बियर होती है, ठीक है। बट इट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द अल्कोहल कॉन्टेंट और द बेवरेज, डिपेंड करता है कि उसके अंदर अल्कोहल और कवरेज कितनी है, लेकिन एक स्टैंडर्ड के अंदर 100 ml जो है वाइन है और 285 ml बियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर हमें समझ आ गया, ठीक है। अब टेक्निक क्या आती है कि आपने जाना है स्टेप वाइज, आपने ऑप्शंस को पढ़ना है, ऑप्शन के अंदर जो कीवर्ड्स है उनको हाईलाइट करना है, और पैराग्राफ जो आपने समझ चुके होंगे ऑलरेडी से, आपने इंफॉर्मेशन को पढ़ना है। अगर आपको क्लियरली लग रहा है ये गलत है तो आप उसको क्रॉस कर दें। अगर आपको लग रहा है कि ये डाउटफुल है तो जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन ये पढ़ी थी उस तरह की आप उधर जाके उसको कोरिलेट करें, जैसे ये ड्रिंकिंग मोर देन टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे, ठीक है। अब यहाँ पे मोर देन टू लिखा हुआ है, और हमने जहाँ पे काउंसिल गाइडलाइन की पढ़ी थी वहां पे लिखा था नो मोर देन टू। तो नो मोर देन टू जो है, तो मोर देन टू को डिफरेंस है, तो इसलिए ये तो हमारा उधर ही गलत हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, तो लिखा है कि ड्रिंकिंग 100 ml ऑफ वाइन और 285 ml ऑफ बियर, तो ये हमें याद आ गया कि ये तो उसने बताया था कि स्टैंडर्ड ड्रिंक, एक जो स्टैंडर्ड ड्रिंक है ना उसकी वैल्यू बताई थी कि उसके अंदर इतना होता है, तो दिन के अंदर इतनी पीनी है ये नहीं बताया था, क्योंकि उसने ड्रिंक के अंदर तो बताया था कि टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी है आपने, नो मोर देन टू स्टैंडर्ड ड्रिंक, तो ये तो एक स्टैंडर्ड ड्रिंक की वैल्यू है, तो बी भी बार ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। आगे कहता है कि ड्रिंकिंग एटलीस्ट टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे, ठीक है। तो कहता है कि ड्रिंकिंग एटलीस्ट टू, आपने कम से आपने एटलीस्ट जो है ना तकरीबन दो ड्रिंक्स जो है ना, दो ड्रिंक्स आप पी सकते हैं, ठीक है। फिर ये हो गया। सी ऑप्शन को अब हम देखते हैं, तो ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज क्रिएट कर सकता है, हम इसको पढ़ते हैं दोबारा। एटलीस्ट टू का मतलब होता है कि तकरीबन दो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नो मोर देन टू, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दो से ज्यादा नहीं पीनी, ठीक है। अब हमारे पास जो इसका कीवर्ड है एटलीस्ट का, वो नो मोर से मैच नहीं कर रहा, ठीक है। एटलीस्ट होता है कि तकरीबन दो, और नो मोर होता है दो से ज्यादा नहीं, ठीक है। तो ड्रिंकिंग टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे और लेस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ना ड्रिंकिंग टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे और लेस, अब यहाँ पे जो नो मोर है ना वो लेस को कर रहा है, ठीक है। सी भी हमारा ऑप्शन डाउटफुल था, लेकिन लास्ट में जब हमने कीवर्ड्स मैच कर रहे हैं ड्रिंकिंग टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स अ डे और लेस को, तो हम देखते हैं कि नो मोर जो है वो लेस को कर रहा है, और देन टू स्टैंडर्ड ड्रिंक्स क्लियरली लिखा हुआ है। तो टू स्टैंडर्ड डिस्क जो है वो हमारा, और अडे और लेस जो है वो ऑप्शन हमारा ठीक होगा, ठीक है। तो ये स्केल क्वेश्चन था कि आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि नो मोर किस चीज़ को बता रहा है, और बाकी जो सारी वैल्यूज थी वो कैसे उसके साथ रिलेट करें, ठीक है। ये हो गया हमारा ये स्केल। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि स्केल के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है मोर देन टू सबसे ज्यादा, एटलीस्ट टू, ठीक है। जो एटलीस्ट टू है वो दो से थोड़ा ज्यादा है, कि आप दो से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं, ये स्केल में इसको शो कर रहा है कि मोर देन टू दो से ज्यादा ही है, और एटलीस्ट टू जो है वो दो से थोड़ा सा ज्यादा है, और टू टू ही होता है, और नो मोर देन टू मतलब दो या दो से कम, ठीक है। नो मोर देन टू दो या दो से कम। तो ये इस तरह आपको ना स्केल की समझ आनी चाहिए कि जब ये इस पैराग्राफ के अंदर ये स्केल था, जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो माइट भी कुछ डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको अंडरस्टैंड करना है कि ऑप्शंस के अंदर अगर स्केल दिए हुए हैं तो आपको स्केल पढ़ना आना चाहिए, डिफाइन करना आना चाहिए कीवर्ड्स के साथ।
अच्छा, आगे हम आ जाते हैं। ये हमारी कुछ, ये मैं आपके साथ ना, सॉरी, लास्ट वीक प्रेजेंटेशन दी की भी मैंने शेयर करनी थी, तो आज मैं ये सारी चीज़ें ना ग्रुप में बैठ के भी शेयर कर दूंगा थोड़ी देर तक। ये हमारी ना कुछ कीवर्ड्स हैं, जो वर्ड्स हैं जो ओपिनियन को जाहिर करते हैं। वो आई बिलीव, आई सुजेस्ट, परहैप्स, प्रोबेबली, जहाँ पे इस तरह के कीवर्ड्स लिखे होंगे, मे बी, लाइकली, आई थिंक, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि ये ओपिनियन जो है ना दे रहा है अपना यहाँ पे कोई। तो इसके आगे जो स्टेटमेंट है वो, अगर क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड है तो मैंने यहाँ से आंसर पिक करना है। कंट्रास्ट वर्ड के अंदर जैसे होएवर है, इन कंट्रास्ट, वेयर एज, yet, although, despite, though, कंपैरिजन, ठीक है। तो ये जो कंट्रास्ट वर्ड है, इस तरह के वर्ड के साथ जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो दो चीज़ों को कंपेयर कर रही है। तो मोस्टली आंसर इसके अंदर से भी, इसके बाद जो स्टेटमेंट आती है उसमें से आंसर होते हैं। तो ये आपने अपनी वोकैबुलरी में याद रखना है कि जब आप पैराग्राफ स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो, तो जैसे आप स्कीमिंग करते हैं ना, आप हाईलाइट कर लेते हैं इंफॉर्मेशन, तो ये आपने यही काम करना है कि मॉडल वर्ब्स के बाद, कंट्रास्ट वर्ड के बाद, हैचिंग वर्ड्स के बाद जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं आपने उसको क्लियरली हाईलाइट कर लेना। वो क्या हेल्प करेगा आपको, जब आप ऑप्शन पढ़ रहे हैं तो आप अपने कीवर्ड्स को मैच कर सकते हैं एग्जैक्ट उधर जाके कि यहाँ पे ऑप्शन किस कीवर्ड से मैच कर रहा है, ठीक है। ये एक इसका रीजन है, आपको इस वोकैबुलरी का पता ना, पढ़ना पूरा गया पैराग्राफ स्ट्रक्चर है। जब आप पैराग्राफ समझ रहे हैं तो जहाँ पे कंट्रास्ट वर्ड, मॉडल वर्ब्स आ रहे हैं, हेडिंग वर्ड्स आ रहे हैं, तो उसके बाद जो स्टेटमेंट है उसको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना और ऑप्शन के कीवर्ड्स के साथ बाद में मैच कर देना। ये कुछ मॉडल वर्ब्स को समझने के लिए है कि अगर आप किसी की एबिलिटी को चेक कर रहे हैं तो कैन और कुड यूज होता है। अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हो तो तब भी आप कैन, कुड, में यूज करते हो। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आप शुड यूज करते हो। लेकिन जब आपने क्वेश्चन पढ़ना है ना, तो क्वेश्चन के अंदर आपने देख लेना है कि इसके अंदर वो कोई एडवाइस मांग रहा है, कोई उसको परमिशन दे पूछ रहा है उससे, या कोई पॉसिबिलिटी पूछ रहा है। तो जब अगर क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको चीज हाईलाइट हो रही है कि ये इसके अंदर एडवाइस है, परमिशन है, या एबिलिटी है, तो जो पैराग्राफ के अंदर जो मॉडल वर्ब आएंगे ना, जैसे माइट आएगा या कुड आएगा कहीं, या शुड आएगा कहीं, तो वो उसके बाद जो स्टेटमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके ऑप्शन से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लीजिए, तो टाइम कम है तो इसके बाद सेशन शायद मैं कंटिन्यू ना करूँ। अभी ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी को इसके बारे में कंफ्यूजन है तो अभी से पूछ लीजिए, मॉडल वर्ब के बारे में स्पेशली। एनीबडी? क्लियर है? मॉडल वर्ब क्लियर हो गया सबको? आई थिंक क्लियर हो गया। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन के अंदर आपने क्वेश्चन सेंस को समझना है कि क्वेश्चन के अंदर वो कोई परमिशन मांग रहा है, कोई एबिलिटी किसी की बताना चाह रहा है, कोई एडवाइस देना चाह रहा है, कोई ऑब्लिगेशन है किसी चीज़ की, या पॉसिबिलिटी बता रहा है। तो उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना, जो पैराग्राफ के अंदर होगी मॉडल वर्ब, वो ये हो सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्वेश्चन को समझने के बाद जहाँ ये वर्ब्स लिखे होंगे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्लियर ध्यान से पढ़ ली, ठीक है। फिर इमोशन और सब्जेक्टिव एग्रीमेंट का मैं बताया था कि कुछ इमोशंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, कुछ नेगेटिव होते हैं। जहाँ पे आप नेगेटिव एग्री कर रहे हो किसी से, या कहीं पॉजिटिव, तो आपको पता नहीं चाहिए जो पॉजिटिव एग्रीमेंट की सिचुएशन स्टेटमेंट होती है जहाँ पे लिखा होगा इट्स रियली इंटरेस्टिंग, इट्स रियली कंपेलिंग, क्योंकि पैराग्राफ के अंदर इसी तरह के वर्ड्स लिखे होंगे, ठीक है। इट्स रिमार्केबल, वहाँ पे ये नहीं लिखा होगा कि मैं एग्री कर रहा हूँ इसी चीज, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने सिर्फ इस लगा इट्स रियली वर्दी। इट्स मीन कि वो जब ये कह रहा है तो वो जो दूसरा रिसर्चर है उसकी स्टेटमेंट से एग्री कर रहा है, उसको पॉजिटिव रिमार्क्स दे रहा है, ठीक है। अगर वो नेगेटिव है उस बारे में तो कहेगा अनफॉर्चुनेटली, सैडली, ठीक है, इस तरह के और भी कुछ वर्ड हो सकते हैं। तो ये आपके लिए ये भी स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। सी को याद करते हुए आपको ये सारी चीजें आपकी जहन में होनी चाहिए पैराग्राफ पढ़ते हुए, ताकि आप अपने क्वेश्चन को समझते हुए आप उसके ऊपर इंफॉर्मेशन को कोरिलेट कर सकें, मैच कर सकें। कम्प्लेक्स स्टेटमेंट का भी मैंने आपको बताया था कि एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। अब ये जो लिखा हुआ है सेंटेंस, इसमें लिखा है कि डिस्पाइट द काउंटलेस चैलेंजेस दैट द ओईटी एस्पिरेंट फेस इनटू द लो रिसोर्सेज एनवायरनमेंट क्रिएटेड बाय वेरियस सर्विस प्रोवाइडर। बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो ओईटी वालों के लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन ओईटी रिमेन द बेस्ट होप फॉर मेनी हेल्थ प्रोफेशनल इन बिल्डिंग अप द फ्यूचर। मेन क्लॉज इसमें क्या है, ओईटी रिमेन्स द बेस्ट होप फॉर मेनी हेल्थ प्रोफेशनल इन बिल्डिंग अप द फ्यूचर। तो क्वेश्चन माइट भी ये हो सकता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ ओईटी। ओईटी क्या है, बेस्ट होप है, ठीक है। तो ये मेन क्लॉज के अंदर लिखा हुआ है। तो आपको इसलिए जब आप स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं तो आपको इस चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो कम्प्लेक्स स्टेटमेंट जहाँ पे लिखी हो, वहाँ पे जो यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है वो ही आपके आंसर को कोरिलेट या कोरिलेट कर रही है।
पैराग्राफ स्ट्रक्चर का मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पैराग्राफ के अंदर एक पॉइंट होता है, टॉपिक सेंटेंस होता है या मेन आइडिया होता है, उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन किया जाता है या उसके सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं, फिर उसके बारे में एविडेंस दी होती है, एग्जाम्पल दिया होता है, और लास्ट में कंक्लूजन लिंक या इस तरह की चीज को रिपीट किया जाता है। तो पैराग्राफ स्ट्रक्चर को आप जब पढ़ते हैं तो इसको आपने समझना है कि इसमें कौन सा पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, इसमें क्या एक्सप्लेन कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है, या इसकी पॉजिटिव है या नेगेटिव दे रहा है उसके बारे में एविडेंस। और ये लास्ट में कुछ मेन टिप्स हैं कि आपने रीडिंग को इम्प्रूव करने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप जितनी ज्यादा रीडिंग करेंगे उतनी ज्यादा improve होगी, ठीक है। मेन आइडिया आपको पढ़ना आना चाहिए, गैसिंग नहीं करनी है आपने। गैसिंग द मीनिंग ऑफ अननोन, जो अननोन वर्ड्स हैं उनको गैस करना है, अपने वोकैबुलरी डिक्शनरी यूज आपने नहीं करनी।